नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट अपर प्राइमरी कक्षा 6, 7, 8 एनसीईआरटी बेस्ड डेली हम आपको सामाजिक अध्ययन के 20 प्रश्न जो है वो करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 11 जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, और आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 12। और ये वीडियो हम डेली देखते हैं दोपहर 3 बजे। तो यदि आपको टाइमिंग नहीं पता है तो ध्यान कर लीजिए कि डेली आप दोपहर 3 बजे लाइव ये प्रश्न जो है वो एनसीईआरटी के देख सकते हैं। ये आपके सीटेट के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और सुपर टेट के लिहाज से भी, क्योंकि एनसीईआरटी से पेपर आपका सुपर टेट में भी बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वो प्रश्न जो कि पिछले वाले वीडियो में मैंने पूछा था, उसका उत्तर। प्रश्न क्या था आपका कि सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला विदेशी आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद गौरी, मसूद तृतीय, मोहम्मद बिन कासिम या महमूद गजनवी। इस प्रकार से 4 ऑप्शन थे। बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी महमूद गजनवी जो है वो सही हो जाएगा। तो एक यात्री था जिसका नाम था अल बरूनी, वो अरब यात्री था। तो अल बरूनी जो है उसने अपने यात्रा वृत्तांत में विवरण जो लिखा था उसमें उसने बताया था कि जो महमूद गजनवी है इसने 1025, ये जो है वो सन है 1025, ये ध्यान रखिएगा, काफी बार आपको प्रश्न इससे संबंधित देखने को मिलता है। तो सन 1025 में सोमनाथ जो मंदिर है इस पर जो है वो हमला किया था, जो कि आपका प्रश्न में जो है वो पूछा गया है, और इसकी संपत्ति लूटी थी और इसे कह सकते हैं नष्ट कर दिया था। इसके अलावा इसके बाद जो गुजरात के राजा थे जिनका नाम था भीम, और एक मालवा के राजा थे जिनका नाम था राजा भोज। 2 नाम मैंने बताए, गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा राजा भोज। इन्होंने क्या किया था, इसी मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। इतनी सारी चीजें आप केवल याद रखिएगा इससे संबंधित, इसके बाहर आपसे प्रश्न जो है वो नहीं पूछा जाता है। चलिए आप शुरू करते हैं प्रश्न। तो प्रश्न देखते हैं एक आपका कि छात्र एक अध्ययन सत्र में और क्या करते हैं? अपनी जो दैनिक गतिविधियां हैं उन पर चर्चा करते हैं, एक साथ काम की तुलना तथा क्लास नोट्स, चित्र, समीकरण आदि की चर्चा करते हुए जानकारी में सुधार करते हैं, या अपने प्रशिक्षक की शिक्षण की जो शैली है उस पर चर्चा करते हैं, या स्कूल की जो समस्याएं हैं उस पर चर्चा करते हैं। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि वो एक साथ काम की तुलना करते हैं, क्लास नोट्स, चित्र, समीकरण आदि की चर्चा भी करते हुए जो उनकी जानकारी है उसमें सुधार करते हैं। ये लास्ट वाली लाइन कहने का मतलब ये है, आपको कुछ आता है, मुझे कुछ आता है, तो मैं आपको कुछ बताऊंगा, तो जो चीज आपको नहीं आती होगी मुझे आती होगी तो वो आपको पता चल जाएगी। तो यही होता है कि आप जो अपनी जानकारी है उसमें सुधार करते हैं। जैसे टीचर आपको कुछ बताता है तो आपको पहले कुछ पता था, पर जब टीचर ने उसे बताया तो आपने उस चीज को अपडेट किया तो आपको और जानकारी प्राप्त हुई। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो छात्र एक अध्ययन सत्र में यही करते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न कि वृहत ज्वार भाटा स्प्रिंग टाइड आता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं इसके ऑप्शन देखकर लोग कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा कौन किसके बीच में आता है, ये सारी चीजें। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि वृहत ज्वार भाटा कब जो है वो आता है। ऑप्शन ए, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, या सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी से समकोण बताते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि जब तेज हवा चलती है, और चौथा कह रहा है जब रात बहुत ठंडी होती है। तो बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब आपका वृहत ज्वार भाटा जो है वो आता है। इस चीज को एकदम ध्यान रखिएगा, आपका काफी बार प्रश्न ये पूछा जाता है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायु प्रदूषण जो है उसका परिणाम नहीं है। यहां पर प्रश्न में नहीं लिखा है, इस चीज को तुरंत सर्किल कर लीजिए या लाइन खींच लीजिए। जलवायु परिवर्तन पहला ऑप्शन, ओजोन परत की कमी दूसरा ऑप्शन, अम्ल वर्षा, सुपोषण। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा वायु प्रदूषण का परिणाम नहीं है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। वायु प्रदूषण के परिणाम में आप कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन होता है, ओजोन परत की कमी भी आप देखते हैं हो रही लगातार, अम्ल वर्षा भी उसी का परिणाम होता है, परंतु सुपोषण जो है आपका नहीं होता है। अब सुपोषण होता क्या है इसको भी आपको जानना जरूरी है। तो सुपोषण वह तत्व होता है जिसमें उच्च सघनता वाले जो पर्यावरण पोषक तत्व हैं वो शामिल होते हैं। यहां पर आप कह सकते हैं ये समुद्री आवास जो होता है उसको प्रभावित कर सकता है। ये इससे संबंधित एक लाइन ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 4 की तरफ।
कि निम्नांकित सागरों में से किसमें न्यूनतम लवणता पाई जाती है? बाल्टिक सागर, बेरिंग सागर, भूमध्य सागर या लाल सागर? चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि किसमें न्यूनतम लवणता पाई जाती है। बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए बाल्टिक सागर जो है वो सही हो जाएगा। अब आप इसे थोड़ा सा ट्रिक से जोड़कर भी याद रख सकते हैं कि जैसे कि आप एक समुद्र से एक बाल्टी भर पानी निकाल लाइए, फिर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में नमक किसमें कम है, किसमें न्यूनतम लवणता है, इस टाइप से आपसे पूछी जाए तो आप कहेंगे बाल्टी में है। तो बाल्टी से आप क्या जोड़कर याद रख सकते हैं? बाल्टिक सागर। तो इस टाइप से थोड़ा सा ट्रिक से भी आप इसे जोड़कर याद रख सकते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 5 की तरफ कि ईबीपी इसका क्या अर्थ है? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है ईबीपी जो है इसका क्या अर्थ है। बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि साक्ष्य आधारित अभ्यास। ईबीपी की इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या होती है? तो ई से आपका हो जाएगा एविडेंस, बी से आपका हो जाएगा बेस्ड और पी से हो जाएगा आपका प्रैक्टिस। तो एविडेंस का मतलब साक्ष्य, बेस्ड मतलब आधारित और प्रैक्टिस मतलब अभ्यास। तो ये इसकी इंग्लिश और हिंदी में फुल फॉर्म होती है। यूज अधिकतर इसका चिकित्सा के क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 6 की तरफ। अगला प्रश्न 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा गर्म धारा है, और चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, इनसे आपके प्रश्न सुपर टेट और सीटेट का अपर प्राइमरी में एक ना एक प्रश्न आपको अधिकतर देखने को मिलता है। यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो इनको अलग से आप अवश्य जो है वो पढ़ लीजिएगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि ब्रिटिश कोलंबिया करंट। ब्रिटिश कोलंबिया को ही हम अलास्का की गर्म धारा के नाम से भी जानते हैं। तो अलग अलग नाम होते हैं, तो आपको अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। और ये किसकी जलधारा में आती है? तो उत्तरी प्रशांत महासागर जो है उसकी धाराओं में जो है वो आती है। उत्तरी प्रशांत जो महासागर है उसकी धारा में सबसे ज्यादा फेमस है वो है आपकी क्यूरेसियो की धारा, वो भी आपकी जो है वो गर्म जलधारा में ही जो है वो आती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 7 की तरफ कि संज्ञान का क्या मतलब होता है? अधिगम के बारे में सोचना, अधिगम के बारे में पूछताछ, ज्ञान हासिल करना या अधिगम के बारे में जानना। तो चार ऑप्शन है, अच्छा प्रश्न है, कौन सा सही होगा? बिल्कुल आपका ऑप्शन डी सही होगा, अधिगम के बारे में जानना। संज्ञान आपका अधिगम के बारे में कह सकते हैं उल्लेख करता है, या कह सकते हैं छात्रों को उनका जो अधिगम है उनको नियंत्रित करने में भी मदद करता है। आप कोई चीज सीख रहे हैं तो आप कितना संज्ञानी, आपने एक वर्ड भी सुना होगा बहुत संज्ञानी, इस टाइप से बोला भी जाता है, तो उसके आधार पर भी आप समझ सकते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 8 की तरफ कि प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र लिखा था, किसने लिखा था ये यहाँ पर पूछा गया है। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे मैं और आपको इसी प्रकार डेली जब तक आपका पेपर होगा अच्छे से अच्छे प्रश्न कराता हूँ और आपकी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस होती रहे। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी कौटिल्य जो है वो सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो कौटिल्य ने जो है वो लिखा है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 9 की तरफ कि निम्नलिखित विशेषताएं पढ़ें। तो विशेषता दे रखी है 3, तथ्यात्मक अधिगम, छात्रों में प्रेरणा और आत्मविश्वास, और तीसरा कह रहा है कि महत्वपूर्ण सोच, साथ ही समस्या को हल करने, निर्णय लेने, खोजी, सहयोगात्मक कौशल। ये 3 विशेषताएं दे रखी हैं। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी ऐसी विशेषता है जो कि परियोजना विधि को जो है वो बेहतर बनाता है। और नीचे आपके ऑप्शन दे रखे हैं केवल 2, 1 और 3, 2 और 3, इस टाइप से, या 1, 2 और 3। आपको छांटना है कि परियोजना विधि को कौन जो है वो बेहतर बनाता है। तो बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल आपके तीनों ही कथन सही हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा, 1, 2 और 3। तो जो परियोजना विधि यहाँ पर लिखा है ये आपका तथ्यात्मक अधिगम भी, छात्र छात्रा जो है उनमें प्रेरणा और आत्मविश्वास भी, और उसके साथ साथ महत्वपूर्ण सोच के साथ ही जो समस्या है उनको हल करना, निर्णय लेना, इन सभी को विकसित करने में, सहयोगात्मक कौशल विकसित करने में, सभी में जो है वो हेल्प करती है। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 10वां कि संविधान सभा के सभापति जो है वो कौन थे। चार ऑप्शन है, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद,
श्री राजगोपालचारी और गोपाल स्वामी अयंगर। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। संविधान सभा के सभापति कौन जो है वो थे। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो सही हो जाएगा। परंतु यहाँ पर यदि पूछा गया होता कि पहले सभापति कौन थे, तब आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं सही होता, तब आपका सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो सही हो जाता, क्योंकि संविधान सभा के प्रथम सभापति जो सच्चिदानंद सिन्हा है उनको जो है वो चुना गया था, परंतु उनकी मृत्यु के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इनको सभापति जो है वो निर्वाचित किया गया था। और यहीं से एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में। डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर हैं, इनको संविधान निर्माण करने वाली जो समिति है उसका अध्यक्ष जो है वो चुना गया था। ये भी आपसे डायरेक्ट जो है वो पूछ लिया था। और संविधान निर्माण करने में समय लगा था आपका कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का। तो ये सारी चीजें इसके संबंध में ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 11वां, निम्नलिखित में से कौन विश्लेषणात्मक कौशल का प्रतिरूप है। चार ऑप्शन है, आपको बताना है विश्लेषण कौशल, प्रतिरूप बनाने का कौशल, छात्रों को प्रतिरूप विश्लेषण करके उनका अभ्यास और फिर उस पर प्रतिक्रिया देने का अवसर देता है, यह एक मॉडल बनाने के लिए जो है वो सीखना। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन विश्लेषणात्मक कौशल का प्रतिरूप है। प्रतिरूप का मतलब यहाँ पर क्या है, फोटोकॉपी आप जो कहते हैं वही यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। तो बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा कि छात्रों को प्रतिरूप विश्लेषण करके उनका अभ्यास और फिर उस पर प्रतिक्रिया देने का अवसर जो है ये देता है। ये आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, विश्लेषणात्मक कौशल के प्रतिरूप के जो है वो संबंध में। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 12 की तरफ। डाक द्वारा मतदान को क्या कहते हैं। बहु मतदान, गुप्त मतदान, भारत मतदान या परोक्ष मतदान। अच्छा प्रश्न है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। डाक द्वारा जो मतदान है वो जो है वो क्या कहलाता है, ये यहां पर पूछा गया है। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि परोक्ष मतदान के नाम से जो है इसे जाना जाता है, डाक द्वारा मतदान को। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 13 कि एक अनुदेशात्मक निर्देश एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक द्वारा अपनी पाठ्य योजना डायरी में लिखा गया है कि छात्रों को अशोक के जो शिलालेख हैं उस पर लिखी जाने वाली भाषा को पढ़ने में सक्षम होना चाहिए। उसको ब्लूम के द्वारा वर्गीकरण में किस कौशल के अंतर्गत परिभाषित जो है वो किया जा सकता है। संश्लेषण, ज्ञान, विश्लेषण या मूल्यांकन। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। जो ब्लूम का वर्गीकरण था उसमें टोटल 6 कौशल थे, ये भी ध्यान में आपको होना चाहिए। कौन कौन से थे 6 वो भी आपको पता होना चाहिए। तो पहला आपका ज्ञान हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर ऑप्शन में लिखा हुआ है। फिर आपका अवधारणा होता है दूसरे नंबर पे। तीसरा आपका अनुप्रयोग होता है। चौथा आपका विश्लेषण होता है, जो कि आपका यहाँ ऑप्शन सी में दे रखा है। और उसके बाद आपका आकलन होता है, जिसको आप मूल्यांकन के भी नाम से जानते हैं। और लास्ट में आपका संश्लेषण होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में जो है वो लिखा है। तो ये सभी आपके हो जाएंगे। आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा उत्तर सही होगा। तो बात करते हैं उत्तर की कि छात्रों को अशोक के जो शिलालेख हैं उस पर लिखी जाने वाली भाषा को पढ़ने में सक्षम होना चाहिए। ब्लूम के द्वारा जो वर्गीकरण था कौशल के अंतर्गत वो किस में आएगा, तो वो आपका ज्ञान के अंतर्गत आएगा, यानी आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 14। प्रश्न कह रहा है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब किया गया था। 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 जनवरी 1947 या 26 जुलाई 1946। तो चार ऑप्शन है, आपको छांटना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव है वो संविधान सभा द्वारा कब जो है वो पारित किया गया था। बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी 22 जनवरी 1947 जो है वो सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 15। प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित दलों में से कौन सा दल जब सत्ता में था तब उसने दिनेश गोस्वामी समिति को चुनाव प्रणाली के भीतर की जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए विस्तृत सुझाव और उपायों का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया था। भाजपा, कांग्रेस, जनता पार्टी या राष्ट्रीय मोर्चा। इस प्रकार से चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं।
काफी हाई लेवल का प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं अपर प्राइमरी में, तो आदत डाल लीजिए, सरल की उम्मीद ना करिएगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि राष्ट्रीय मोर्चा जो है वो सही हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं 1990 जो है इसमें जो राष्ट्रीय मोर्चा सरकार है उसने चुनावी जो प्रणाली थी उसके भीतर की जो कमियां थी उसका अध्ययन करके उनको दूर करने के लिए जो विस्तार पूर्वक और उपाय हैं उनके सुझाव को बताने के लिए जो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था, दिनेश गोस्वामी समिति ये गठन जो है वो किया था। तो दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है, राष्ट्रीय मोर्चा से संबंधित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 16 की तरफ कि भारत एक संघीय राज्य है कैसे, क्या उसके पास स्वतंत्र न्यायपालिका है इसलिए, या शक्ति का केंद्र और राज्यों में वितरण है, या केंद्र की अवशिष्ट शक्ति, या वित्त आयोग का गठन। तो चार ऑप्शन है, आपको छांटना है कि भारत एक संघीय राज्य है कैसे। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि शक्ति का केंद्र और राज्यों में वितरण जो है यही भारत एक संघीय राज्य जो है इसको प्रदर्शित करता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 17 की स्तूप के चारों ओर के पथ को जो है वो क्या कहा जाता है, सीढ़ियां, पवित्र पथ, बुद्ध मार्ग, या प्रदक्षिणा पथ। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, आपको बताना है स्तूप के चारों ओर के पथ को जो है वो क्या कहा जाता है। बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि प्रदक्षिणा पथ जो है वो कहा जाता है। जो स्तूप होता है उसके चारों ओर का जो पथ होता है वो रेलिंग के साथ घिरा होता है और इसी को हम प्रदक्षिणा पथ के नाम से जो है वो जानते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 18 की तरफ की निम्नलिखित में से कौन लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है। ये प्रश्न इससे पहले वाले पार्ट में मैंने बताया था, यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है और वहां पर अलग तरीके से पूछा गया था, पर बताई मैंने सारी चीजें थी इसके संबंध में, आर्टिकल वगैरह भी बता दिए थे। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। इससे पहले के पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो एसएसटी की सीटेट की अपर प्राइमरी नाम से एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसमें से पहले के सभी पार्ट उनको देख डालिए। 20-20 करके प्रश्न है, डेली डेली आप देखेंगे 20 प्रश्न, तो पेपर तक जब तक होगा तब तक अच्छे खासे प्रश्न आपका कलेक्शन जो है वो हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी स्पीकर जो है वो सही हो जाएगा। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसके द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन जो है उसकी अध्यक्षता की जाती है। किसके द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। किस आर्टिकल में आता है, तो 118 आर्टिकल में आता है। अब यहाँ चारों ऑप्शन देखिए तो लोकसभा अध्यक्ष आपके ऑप्शन में ही नहीं है, तो फिर आपका स्पीकर कैसे सही हुआ, क्यों, क्योंकि जो लोकसभा का स्पीकर होता है वही आपका अध्यक्ष होता है, इसीलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यही चीज मैंने बात की थी कि प्रश्न एक ही होता है परंतु अलग अलग तरीकों से पूछा जाता है, इसलिए आपको जानकारी सारी होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, आपका स्पीकर जो है वो सही हो जाएगा। कुछ लोग उपराष्ट्रपति को काफी बार टिक कर लेते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति से नीचे आता है तो उन्हें लगता है लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की जो है अध्यक्षता वही करता होगा, या राज्यसभा का पदेन सभापति होता है इसलिए शायद वो करता होगा, परंतु जो राज्यसभा है उसका सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति जो है वो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करता है। रीजन क्या होता है, क्योंकि वो दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य जो है वो नहीं होता है। राज्यसभा का सभापति जरूर होता है परंतु दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य जो है वो नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले और लास्ट प्रश्न की तरफ, और इस प्रश्न के बाद हम एक प्रश्न आपसे भी जो है वो पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नया प्रश्न पूछते हैं। और इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से नहीं ऐड है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक मिल जाएगी, और उसके साथ साथ डायरेक्ट भी बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि वहां पर आपको पीडीएफ वगैरह नोटिफिकेशन वीडियो के सारी चीजें आपको मिलती रहे। तो चलिए अब देख लेते हैं अपना प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अद्वितीय जल संरक्षण प्रणाली की खोज हुई है, सुरकोटडा, धौलावीरा, लोथल या कालीबंगा। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी धौलावीरा जो है वो सही हो जाएगा।
यहाँ पर यानी कि धौलावीरा जो है इसको एक अनूठी जल दोहन और जल निकास प्रणाली के लिए जाना जाता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न में आपका जल संरक्षण प्रणाली पूछ रहा था। तो यदि आपको नहीं भी पता है, धौलावीरा के बारे में पता है, तो भी डायरेक्ट आप टिक कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको अवशेष विशाल जलाशय के मिलते हैं, बड़े बड़े कुओं के, कृषि प्रयोजन के, तो ये सारे साक्ष्य भी यहाँ पर मिलते हैं, जो कि वहां पर रहने वाले जो नागरिक होते थे वो जल संरक्षण प्रणाली जो है उसके तहत यूज जो है वो करते थे। चलिए देख लेते हैं वो प्रश्न। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न यह है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? दूसरी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, आठवीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची? इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। इन चारों में से कौन सा सही होगा, वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। दल बदल विरोधी कानून विषय किसमें जो है वो प्रावधान है? तो देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर सही बताते हैं। सभी लोग वीडियो के मेन कमेंट में अपना उत्तर बताइएगा। इसका उत्तर हम अगले वाले पार्ट में जो है वो देखेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये आज का पार्ट भी समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।